जी कैफ साहब आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये है चैप्टर नंबर 10 जो रिलेट करता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स रिटर्न्स वगैरह से। आज के लेक्चर में हम इन्वेस्टमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। मेन कंसेप्ट जो आज के लेक्चर में हमने स्टडी करना है वो ये कि लॉ जब वर्ड इन्वेस्टमेंट यूज़ करता है तो इस लफ्ज़ का मतलब क्या होता है, वर्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, और अगर किसी एसोसिएटेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी हो तो इसका प्रोसीजर्स क्या होगा, कंडीशंस क्या होंगी। इससे पहले हमने शायद डिफरेंट लेक्चर में ये स्टडी किया है कि एसोसिएटेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड होती है। स्पेशल बिजनेस होता है और इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर होती है, ये एक कंडीशन है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी कंडीशंस हैं जो कि एसोसिएटेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले पूरी करना होती है। तो आज के लेक्चर में इसके बारे में डिटेल डिस्कशन होगी। जो कंसेप्ट हम स्टडी कर रहे हैं वो एक डेफिनेशन स्टडी करेंगे, दो डेफिनेशन इस चैप्टर में सबसे अहम डेफिनेशंस हैं दो। एक इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन, इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, और दूसरा डेफिनेशन है एसोसिएटेड कंपनी की, एसोसिएटेड कंपनी किसे कहते हैं, इन्वेस्टमेंट और एसोसिएटेड कंपनी। फिर इसके बाद हम स्टडी करेंगे कि एसोसिएटेड कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट करनी हो, एसोसिएटेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी हो तो उसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस पूरी करना ज़रूरी है। अगर एक कंपनी एसोसिएटेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो उसके लिए कंडीशंस कौन कौन सी पूरी करना ज़रूरी है। लेकिन याद रखिए, कंडीशन स्टडी करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, कौन कौन सी चीज़ इन्वेस्टमेंट में शामिल होंगी, और एसोसिएटेड कंपनी किसे कहते हैं। क्योंकि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन पे पूरा उतरेगी और कोई भी कंपनी एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन पे पूरा उतरेगी तो फिर ये कंसेप्ट एक्टिवेट होगा। यानी ये कंसेप्ट रिलेट करता है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी। सम टाइम कोई ट्रांजैक्शन लग रहा होता है कि इन्वेस्टमेंट है लेकिन असल में इन्वेस्टमेंट नहीं होती। सम टाइम लग रहा होता है कि कोई कंपनी एसोसिएटेड कंपनी है लेकिन असल में एसोसिएटेड कंपनी नहीं होती। उस सूरत में ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी का कंसेप्ट बताने से पहले हमें हमारे लिए जरूरी है दो चीजों के बारे में जानना। एक, इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, दूसरा एसोसिएटेड कंपनी किसे कहते हैं। फिर ही हम सीख सकेंगे कि इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी के लिए क्या करना है। तो सबसे पहले वर्ड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के बारे में वो ये कहता है कि इस वर्ड में चार चीजें शामिल हैं। एक इक्विटी, दूसरा लोन, तीसरा गारंटी और फोर एडवांस। इक्विटी का मतलब क्या, हम असल में समझ रहे होते हैं इन्वेस्टमेंट मींस इक्विटी इन्वेस्टमेंट, यानी अगर किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए जाएं सिर्फ वही इन्वेस्टमेंट है। नहीं, वो इन्वेस्टमेंट जरूर है लेकिन सिर्फ वही इन्वेस्टमेंट नहीं है। लॉ में वर्ड इन्वेस्टमेंट में शेयर्स की बाइंग के अलावा कुछ और ट्रांजैक्शंस भी आएंगे। जैसे अगर आप किसी कंपनी को लोन देते हैं तो ये लोन देना भी इन्वेस्टमेंट में आता है। ठीक है, अगर आप किसी कंपनी को लोन देते हैं तो इसका मतलब आपने उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है। शेयर्स बाय करें वो भी इन्वेस्टमेंट है, लोन्स दें वो भी इन्वेस्टमेंट। अच्छा, लोन्स नहीं, एडवांस दिया, एडवांस दिया वो डिपेंड करता है क्या आपने एडवांस जो दिया है वो नॉर्मल ट्रेड क्रेडिट के तौर पे दिया है। यानी नॉर्मल ट्रेड में ऐसे होता है कि एडवांस दिया जाता है। अगर तो नॉर्मल ट्रेड में, नॉर्मल बिजनेस में ऐसे होता है कि एडवांस दिया जाता है, नॉर्मल ट्रेड क्रेडिट वगैरह, तो याद रखें वो ट्रांजैक्शन जो नॉर्मल ट्रेड का हिस्सा है वो इन्वेस्टमेंट नहीं समझी जाएगी। लेकिन जो ट्रांजैक्शन नॉर्मल ट्रेड का हिस्सा नहीं है वो समझेगी इन्वेस्टमेंट। जैसे फर्ज कीजिए कि अगर आप क्लॉथ का बिजनेस है और आपने क्लॉथ के लिए किसी पार्टी से ट्रांजैक्शन किया, आपने उसे कहा कि हमें फॉर एग्जांपल इतना सामान चाहिए एक हफ्ते के अंदर। नॉर्मली उस बिजनेस में टर्म्स ऑफ द ट्रेड जो नॉर्मली होती है ना वो ये कि जब डिलीवरी की जाएगी उस वक्त पैसे दिए जाएंगे, पेमेंट की जाती है। लेकिन आपने पहले ही एडवांस पे कर दिया 100%। हालांकि नॉर्मली डिलीवरी के बाद पेमेंट की जाती है, आपने 100% पेमेंट एडवांस में ही दे दी। क्या ये इन्वेस्टमेंट है? ये इन्वेस्टमेंट है? तो कहता है ये इन्वेस्टमेंट है क्योंकि ये नॉर्मल ट्रेड से हटके है। जब आप नॉर्मल ट्रेड से हटके कोई पेमेंट करते हैं किसी को, वो इन्वेस्टमेंट है। अब गाड़ियां बनाने की कंपनीज आए, इनके बिजनेस में नॉर्मल प्रैक्टिस, ट्रेड प्रैक्टिस ये है कि पहले पार्टी एडवांस पेमेंट करेगी, उसके 3, 4, 5, 6 महीने के बाद गाड़ी डिलीवर की जाएगी। इस सिचुएशन में अगर आप एडवांस देते हैं, एडवांस 100% एडवांस दे देते हैं, क्या वो इन्वेस्टमेंट में क्लासिफाई होगा? उसे कहेंगे इन्वेस्टमेंट। क्यों इन्वेस्टमेंट उसे क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वो नॉर्मल ट्रेड क्रेडिट है। तो याद रखें, नॉर्मल ट्रेड क्रेडिट इन्वेस्टमेंट नहीं बनेगी। हाँ, जो नॉर्मल ट्रेड प्रैक्टिस से हटके आपने फाइनेंस प्रोवाइड किया किसी को, वो इन्वेस्टमेंट बनेगी।
तो एडवांस अगर नॉर्मल ट्रेड के मुताबिक दिया है, जो प्रैक्टिस चल रही है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता। लेकिन अगर नॉर्मल ट्रेड से हटके दिया है, वो इन्वेस्टमेंट है। क्लियर हुआ? ये शेयर्स खरीदे, इक्विटी इन्वेस्टमेंट है। लोन दिया, इक्विटी इन्वेस्टमेंट है। एडवांस दिया, डिपेंड करता है नॉर्मल ट्रेड की प्रैक्टिस के मुताबिक दिया कि नॉर्मल ट्रेड प्रैक्टिस से हटके दिया। नॉर्मल ट्रेड प्रैक्टिस के मुताबिक दिया तो एडवांस, तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। नॉर्मल ट्रेड से हटके दिया तो इन्वेस्टमेंट है। और गारंटी, अच्छा गारंटी इसलिए बाकी तीनों से डिफरेंट है कि बाकी तीनों में कुछ ना कुछ फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं दूसरी पार्टी को, कुछ ना कुछ पैसे दिए जाते हैं। गारंटी में पैसे नहीं दिए जाते, बल्कि यह कहा जाता है कि अगर इस कंपनी ने टाइम पे लोन वापस नहीं किया तो हम पैसे अदा करेंगे। ये भी इन्वेस्टमेंट है। जैसे हम अगर एक कंपनी को लोन दे दें, क्या ये इन्वेस्टमेंट है? लेकिन हमने कंपनी से कहा भैया हमारे पास पैसे नहीं है, तुम ऐसा करो बैंक से पैसे ले लो, हम बैंक को गारंटी दे देंगे कि अगर तुमने लोन वापस नहीं किया तो हम करेंगे। पैसे बैंक दे देगा, गारंटी हमारी है। लॉ ये कहता है ये गारंटी भी इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन में आएगी। हालांकि इसमें फंड्स इन्वॉल्व नहीं है, इसमें आपने कोई पेमेंट नहीं की, लेकिन ये भी इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन है। तो इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन में चार चीजें हैं। चार कौन कौन सी? इक्विटी, लोन, एडवांस, गारंटी। हाँ, एडवांस में एक चीज ध्यान में रख लीजिएगा कि नॉर्मल ट्रेड क्रेडिट जो होता है वो नहीं है। जैसे फर्ज कीजिए हमारी ये कंपनी है, ये भाईजान की कंपनी है, ये सामान खरीदते हैं। इंडस्ट्री में प्रैक्टिस ये है कि 30 डेज का क्रेडिट अलाउ किया जाता है। मैंने इन्हें 30 डेज का क्रेडिट अलाउ किया, तो एक तरह से मैंने इन्हें अपना सामान दिया और बदले में पैसे नहीं ले रहा। बदले में पैसे, क्या ये इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन में आएगा? नहीं आएगा। लेकिन अगर 30 डेज का क्रेडिट दिया जाता है, मैंने 6 महीनों का 180 दिन का क्रेडिट दे दिया, ये इन्वेस्टमेंट, क्योंकि नॉर्मल ट्रेड क्रेडिट से हटके है, ये उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर दी गई। तो सबसे पहले आपने एग्जाम में केस स्टडी में पहचानना है। केस स्टडी, ये कंसेप्ट केस स्टडी में भी पूछता है, रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में भी पूछता है, ज्यादातर केस स्टडी में पूछ रहा है। तो सबसे पहले केस स्टडी में आपने क्या पहचानना है कि ये इन्वेस्टमेंट है कि नहीं। और इन्वेस्टमेंट के लिए चार अल्फाज, इक्विटी, लोन, गारंटी, एडवांस। और एडवांस में आपने देखना है नॉर्मल ट्रेड क्रेडिट है कि नहीं। इनमें से कोई भी एक ट्रांजैक्शन वो सेलेक्ट करके आपसे पूछ लेगा। कंसेप्ट ज्यादातर लोन को लेके चलता है, क्योंकि कई स्टूडेंट ये कंसेप्ट बना के बैठे होते हैं कि लोन असल में इन्वेस्टमेंट थोड़ी है, इन्वेस्टमेंट तो सिर्फ शेयर्स की होती है। इस कंसेप्ट को तोड़ने के लिए लोन की एग्जांपल देता है कि लोन भी इन्वेस्टमेंट में कवर होती है। क्लियर ये कंसेप्ट? चलिए जी, पूछिए क्या क्वेश्चन। नहीं, ये जो एक कंसेप्ट होता है ना, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, उसमें ये कुछ लोग ये कहते हैं कि जी अगर कंपनी वाइंड अप हो रही है और अपने डेट्स को पे करने के काबिल नहीं है तो हम एग्री करते हैं कि हम कंट्रीब्यूट करेंगे, वो भी गारंटी होती है। लेकिन वो उनकी तरफ से इस कंसेप्ट के मुताबिक इन्वेस्टमेंट में नहीं आएगी। उसकी रीजन ये है कि वो एसोसिएटेड कंपनी नहीं है ना कोई, वो तो उस कंपनी के खुद शेयर होल्डर्स है। ठीक है, तो आप जनरल मीनिंग में उसको कह सकते हैं कि इन लोगों ने कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है, लेकिन वो एग्जाम्पल कभी भी इस कंसेप्ट के साथ मिला के नहीं पूछेगा। वो अलग कंसेप्ट टेस्ट करता है। वो कैसे कंसेप्ट टेस्ट करता है कि वो कंपनी को वाइंड अप कर देगा और कहेगा वाइंडिंग अप से 4 महीने पहले एक मेंबर छोड़ के चला गया, 4 महीने के बाद वाइंड अप हुई कंपनी, बताइए उस मेंबर की कोई लायबिलिटी है कि नहीं? हम कहते हैं बिल्कुल है। अच्छा, ये तो हम सबको याद है कि 1 साल छोड़ने के 1 साल के अंदर कंपनी वाइंड अप हो जाए तो उस मेंबर की लायबिलिटी है, लेकिन आगे फर्दर कितनी लायबिलिटी है? कौन से वाले डेट्स की लायबिलिटी है? उस अमाउंट तक जो एग्री की थी, और कौन से वाले डेट्स की लायबिलिटी? जो उसके मेंबर होते होते डेट्स कॉन्ट्रैक्ट किए गए थे, कॉन्ट्रैक्ट किए गए थे। बैंक अगर लोन देगा कंपनी को तो वो भी इन्वेस्टमेंट। देखिए डेफिनेशन ये कहती है लोन भी इन्वेस्टमेंट है, तो वो भी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, और ये याद रखिएगा कि ये बाज़ औक़ात ना कुछ अब लॉ की एक बात आपको बता दूं, कुछ डेफिनेशंस लॉ में लिखी होती हैं जो पूरे के पूरे लॉ की हर प्रोविजन पे अप्लाई होती हैं। कुछ डेफिनेशन के साथ लिखा होता है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स इक्विटी, लोन, गारंटी, एडवांसेस। इसका मतलब क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन हम आपको दे रहे हैं ना, वो सिर्फ इस सेक्शन की हद तक है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन आपको बताई जा रही है ना, ये फॉर द पर्पस ऑफ दिस कंसेप्ट है, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी। इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब आगे क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? एसोसिएटेड कंपनी। अच्छा, एक तो वो कई दफा ना एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन रिप्रोड्यूस करवा लेता है। ये लंबी चौड़ी डेफिनेशन है, 5-6 नंबर आसानी के साथ मिल जाते हैं। ये डेफिनेशन जब भी पूछेगा ना 4 नंबर से कम की तो कभी नहीं पूछेगा, उम्मीद है, वरना 5-6 नंबर मिल जाते हैं। पूछ क्या रहा है? एसोसिएटेड कंपनी को डिफाइन करें। 3 पॉइंट्स हैं, 4 एक्सेप्शन हैं। 3 पॉइंट्स हैं, 4 एक्सेप्शन हैं।
एसोसिएटेड कंपनी के। कंपनी कोई की कब एसोसिएटेड बनती है? जब पहला क्राइटेरिया पूरा हो जाए, या और दूसरा, या और तीसरा, एंड नहीं है और कोई भी एक क्राइटेरिया पूरा हो जाए तो वो एसोसिएटेड कंपनी बन जाएगी। पहला क्राइटेरिया सबसे कॉमन, सबसे ज्यादा, ए डायरेक्टर आर 20% शेयर होल्डर इज आल्सो ए डायरेक्टर आर 20% शेयर होल्डर इन अनदर कंपनी। अगर कोई एक डायरेक्टर किसी दूसरी कंपनी में भी डायरेक्टर है, या एक डायरेक्टर किसी दूसरी कंपनी में 20% से ज्यादा का शेयर होल्डर है, या एक शेयर होल्डर 20% से ज्यादा, 20% या उससे ज्यादा का शेयर किसी दूसरी कंपनी में डायरेक्टर है, या एक शेयर होल्डर किसी दूसरी कंपनी में भी 20% से ज्यादा का शेयर होल्डर है, तो दोनों कंपनी क्या हो जाएगी? एसोसिएटेड हो जाएगी। जैसे ये कंपनी, फर्स्ट कीजिए, ये कंपनी ए है, ये कंपनी बी है। कंपनी ए में एक 20% का शेयर होल्डर है, नजर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, ये लीजिए, 20% का शेयर होल्डर, और कंपनी बी में भी 20% शेयर होल्डर। कंपनी ए में डायरेक्टर, कंपनी बी में भी डायरेक्टर। अब जरा सुनिएगा, एक कंपनी में 20% या उससे ज्यादा का शेयर होल्डर, दूसरी कंपनी में 20% या उससे ज्यादा का शेयर होल्डर है, दोनों ए और बी एसोसिएटेड हो गए। इसको हम कहते हैं कॉमन शेयर होल्डिंग। एक में 20% या उससे ज्यादा का शेयर होल्डर, दूसरी कंपनी में डायरेक्टर है, दोनों एसोसिएटेड हो गए। कंपनी ए में डायरेक्टर है, कंपनी बी में 20% या उससे ज्यादा का शेयर होल्डर, दोनों एसोसिएटेड हो गए। कंपनी ए में डायरेक्टर है और कंपनी बी में भी डायरेक्टर है, ये भी एसोसिएटेड हो गए। ये देखिए सारा समझ आ गया। शेयर होल्डर, दूसरी में शेयर होल्डर एसोसिएटेड, दूसरी में डायरेक्टर एसोसिएटेड, एक डायरेक्टर दूसरी में शेयर होल्डर एसोसिएटेड, दूसरी में डायरेक्टर, लेकिन ये शेयर होल्डर 20% या उससे ज्यादा पे है। एक कंपनी में डायरेक्टर, दूसरी में 12% का शेयर होल्डर, एसोसिएटेड नहीं है। क्लियर हुआ? अच्छा, अब दो बातें हैं डायरेक्टर्स की और दो बातें हैं शेयर होल्डिंग की। दो बातें हैं डायरेक्टरशिप की और दो बातें हैं शेयर होल्डर्स की। डायरेक्टर की पहली बात, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कंसीडर नहीं करना, वो एक्सेप्शन है। दूसरी बात, नॉमिनी डायरेक्टर को कंसीडर नहीं करना, वो एक्सेप्शन है। दो बातें डायरेक्टर्स की। ये स्ट्रक्चर समझ आ गया ना? छोटा सा स्ट्रक्चर है, बड़ा नहीं है, जगह कम थी, लेकिन मेरा समझ आ गया होगा। ठीक है, एक कंपनी में शेयर होल्डर, दूसरी में भी शेयर होल्डर एसोसिएटेड, एक में शेयर होल्डर दूसरी में डायरेक्टर एसोसिएटेड, एक में डायरेक्टर दूसरी में 20% शेयर होल्डर, एक में डायरेक्टर दूसरी में डायरेक्टर एसोसिएटेड। दो बातें डायरेक्टर की और दो बातें शेयर होल्डर की। डायरेक्टर की बातें क्या है? पहली बात, नॉमिनी डायरेक्टर है, कंसीडर नहीं करना, एसोसिएटेड कंपनी नहीं होगी, एक्सेप्शन है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, वो भी एक्सेप्शन है। मतलब क्या हुआ? एक कंपनी में 25% शेयर होल्डर है, दूसरी कंपनी में नॉमिनी डायरेक्टर है, एसोसिएटेड नहीं है। एक में 20%, एक में 30% का शेयर होल्डर है और दूसरी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, एसोसिएटेड कंपनी नहीं है। ठीक है, एक में नॉमिनी डायरेक्टर है, दूसरी में 40% शेयर होल्ड कर रहा है, एसोसिएटेड नहीं है। एक में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, दूसरी में 60% शेयर होल्ड कर, तो ये दोनों कंपनीज आपस में एसोसिएटेड नहीं होंगी। क्लियर हुआ? नॉमिनी डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एसोसिएटेड कंपनी की एक्सेप्शंस हैं। नॉमिनी डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एसोसिएटेड कंपनीज की एक्सेप्शन है। नॉमिनी डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एसोसिएटेड कंपनी की एक्सेप्शन है। इसका मतलब है अगर कोई पर्सन किसी कंपनी में नॉमिनी डायरेक्टर या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो फिर वो कंपनी इस वजह से किसी दूसरी कंपनी की एसोसिएटेड नहीं होगी। एग्रीड? बैंक ऑफ पंजाब में डायरेक्टर है, नेशनल बैंक में नॉमिनी डायरेक्टर है, दोनों एसोसिएटेड कंपनी बनेगी? नहीं बनेगी। और अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है नेशनल बैंक में, और भी नहीं होगा। क्लियर? ये बात समझ आ गई ना? ये तो होगी डायरेक्टर वाली दो बातें। अब शेयर होल्डर्स वाली दो बातें। पहली चीज,
अगर शेयर उस पर्सन के पास हैं वो भी गिनने हैं, अगर उसके स्पाउस और माइनर चाइल्ड के पास हैं वो भी गिनने हैं। यानी अगर मिस्टर ए के पास 12% शेयर है, स्पाउस के पास 6% शेयर है और माइनर चाइल्ड के पास 4% शेयर है 20, और वो दूसरी कंपनी में डायरेक्टर भी है, हो गई ना बेसमझ आई। अगर मिस्टर ए, फिर से सुनिए, अगर मिस्टर ए कंपनी ए में 12% का शेयर होल्डर है, उसके स्पाउस के 6% शेयर्स हैं और मेजर चाइल्ड के 4% शेयर्स हैं, नॉट क्यों? स्पाउस और माइनर, शाबाश, स्पाउस और माइनर चाइल्ड के शेयर्स ऐड अप करने हैं, ठीक है। तो अगर किसी पर्सन के स्पाउस या माइनर चाइल्ड के पास शेयर्स हैं, समझा जाएगा उसी के पास शेयर्स हैं। शेयर्स की पहली बात ये। और दूसरी बात, इस परसेंटेज में जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं, नॉन वोटिंग शेयर्स हैं, उनको शामिल नहीं करना। नॉन वोटिंग शेयर या प्रेफरेंस शेयर एसोसिएटेड कंपनी का स्टेटस डिटरमिन करने के लिए रेलिवेंट नहीं है। एक पर्सन के पास 100% प्रेफरेंस शेयर्स हैं और वो दूसरी कंपनी में डायरेक्टर भी है, एसोसिएटेड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? प्रेफरेंस शेयर नहीं, बात मुश्किल हो गई है, बात मुश्किल हो गई। नहीं, स्पाउस वाली नहीं मुश्किल, एसोसिएटेड कंपनी वाली बात मुश्किल हो गई। एसोसिएटेड कंपनी वाली बात पढ़ क्या रहे थे? इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन, एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन। इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन आसान थी, 4 लफ्ज याद किया, डेफिनेशन क्लियर। नॉर्मल ट्रेड क्रेडिट का नहीं बोलना। एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन, एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन में हमने पढ़ा, इफ ए पर्सन इज 20% और मोर शेयर होल्डर और डायरेक्टर इन ए कंपनी is also a shareholder of 20% or more or director in other company, both companies will be associated। लेकिन इसमें 2 बातें रखनी है याद, डायरेक्टर्स के हवाले से, और 2 बातें याद रखनी है शेयर होल्डर्स के हवाले से। डायरेक्टर्स के हवाले से क्या बातें याद रखनी है? नॉमिनी डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से एसोसिएटेड कंपनी नहीं बनेगी, ये एक्सेप्शन है। नॉमिनी डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक्सेप्शन है, इनसे कंपनी एसोसिएटेड नहीं बनेगी। और शेयर होल्डर वाली 2 बातें कौन सी है? अगर शेयर स्पाउस या माइनर चाइल्ड के पास है वो कंसीडर करने हैं, अगर प्रेफरेंस शेयर्स हैं, नॉन वोटिंग शेयर्स हैं, वो कंसीडर नहीं करने। कुछ समझ आई बात की? एक दफा फिर से हो जाए, आगे समझ। चलिए अब इससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब कुछ और भी एक्सेप्शन है ना, अभी एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन पूरी नहीं हुई ना 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 ना, इतना सा लिखने से नंबर थोड़ी मिलेंगे इतने। नेक्स्ट, अच्छा इसमें एक कंसेप्ट ऐसा भी है जो क्लियरली उसने नहीं बताया, लेकिन केस स्टडी में टच कर लेता है। एक पर्सन के पास 20% शेयर्स हैं कंपनी के, और किसी दूसरी कंपनी के भी 20% या उससे ज्यादा शेयर्स है, दोनों एसोसिएटेड हो गई। अब सुने, पर्सन को गोली मारे, ये ए ने ए कंपनी के पास बी कंपनी के 21% शेयर्स हैं। ए कंपनी के पास, ए कंपनी ने बी कंपनी के 21% शेयर्स खरीदे। मैंने टाइप ऑफ शेयर नहीं बताया, इसका मतलब ऑर्डिनरी शेयर होंगे। ए और बी एसोसिएटेड हुई क्या? नहीं। अच्छा, ए ने बी के 21% शेयर खरीदे हैं, बी ने ए का कोई भी शेयर नहीं खरीदा हुआ, नहीं हो गया। अच्छा, अगर ए बी के 51% शेयर खरीद ले तो ये होल्डिंग सब्सिडी बन जाएगी, चाहे बी ए का कोई शेयर भी ना खरीदे। अगर ए बी के 51% शेयर खरीदे, बी क्या बनेगी? सब्सिडी। और अगर ए बी के 21% शेयर खरीदे तो ये एसोसिएटेड बन जाएगी, एसोसिएटेड बन जाएगी। एक कंपनी के पास दूसरी कंपनी, ये क्लियरली डेफिनेशन में कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन असल में 20% के पीछे कंसेप्ट यही है कि इन्फ्लुएंस क्रिएट हो जाता है इससे दूसरी कंपनीज के ऊपर। ठीक, एक कंपनी के पास दूसरी कंपनी के 70% शेयर्स हैं, दूसरी कंपनी क्या बन गई?
होल्डिंग। और अगर 27% शेयर है तो याद रखिए डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से भी होल्डिंग सब्सिडी भी बन सकती है। क्लियर हुई है बात? आगे चलते हैं। नहीं, अभी कहानी में अभी भी ट्विस्ट है, खत्म नहीं हुआ। पहले बताएं यहां तक कंसेप्ट समझ आ गया? इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन 4 टर्म्स। एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन में अभी हमने सिर्फ शेयर होल्डिंग पहली कंडीशन के ऊपर डिस्कशन की है सारी। शेयर होल्डर की बात की, डायरेक्टर की बात की, फिर 2 बातें डायरेक्टर की सीखी, 2 बातें शेयर होल्डर की सीखी। फिर एक हिडन कंसेप्ट निकला कि अगर एक कंपनी भी दूसरी कंपनी में 20% या ज्यादा शेयर्स खरीद ले तो, अच्छा आप अल्फाज पे गौर करें, अगर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के 20% या उससे ज्यादा के शेयर्स खरीद ले तो, नहीं गौर कर रहे, अगर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के 20% या उससे ज्यादा शेयर्स खरीद ले तो एसोसिएटेड कंपनी बन जाएगी, दोनों। अच्छा फिर बताइए, अब मैं आपसे एग्जांपल पूछता हूं, आपने मुझे बताना एसोसिएटेड कंपनी बनी कि नहीं। एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के 10%, फिर 5% और खरीदे, फिर 7% और खरीदे, अब बन गए। ठीक है, एक कंपनी ने, अब रिवर्स 0 से शुरू कर, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के 25% शेयर खरीदे, एसोसिएटेड बन गई। एक कंपनी ने, अब 0 से शुरू कर, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के 55% शेयर खरीदे, एसोसिएटेड बनी कि नहीं? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है ये होल्डिंग सब्सिडरी बन गई? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है एसोसिएटेड? और कितनों का ख्याल है दोनों बन गई? यस, दोनों बन गई, दोनों बन, क्योंकि 20% से ज्यादा शेयर। शाबाश, मैंने ये इसी के ऊपर गौर करवाना चाह रहा था आपसे। एक कंपनी दूसरी कंपनी के 20% या ज्यादा शेयर खरीद ले, ज्यादा से मुराद 21 भी है, 22 भी है, 3 भी, 24, 25, 26, 45, 46, 51, 100 भी। शाबाश शाबाश। तो ये समझ आ, एक केस स्टडी में उसने कहा होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी को लोन देना चाहती है, बताइए लोन दे सकती है कि नहीं, किन कंडीशंस के मुताबिक? का कोई कंडीशन ही कोई नहीं है, बेफिक्र होकर लोन दे। हालांकि सब्सिडरी कंपनी भी एसोसिएटेड होती है, सब्सिडरी कंपनी भी एसोसिएटेड होती है। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी का कंसेप्ट सब्सिडरी में भी अप्लाई होता है। अब एक ऐसा सेंटेंस जो आपको समझ भी नहीं आएगा लेकिन टेक्निकल है, बोलने सुनने में मजा आता है उसका, वो क्या है कि हर सब्सिडरी कंपनी एसोसिएटेड कंपनी होती है, लेकिन हर एसोसिएटेड कंपनी सब्सिडरी नहीं होती। ये समझ आ गया आपको? अच्छा चलें, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात, आगे चलते। अच्छा ये वाली बात समझ आ गई, आगे सुन। कंपनीज आर अंडर कॉमन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। कंपनीज आर अंडर कॉमन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। कंपनीज आर अंडर कॉमन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। नहीं, इसका कंसेप्ट इतना आसान नहीं है जितना फोन का होल्डिंग सब्सिडी लिखा हुआ है, बोल दिया होल्डिंग सब्सिडी, इतना आसान लॉ नहीं। अब जरा सुनिए, क्योंकि इसमें ना केस स्टडी में सिर्फ यही पहचानना काम होता है कि इन्वेस्टमेंट पे पूरा उतर रही है कि नहीं, और एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन में पूरा उतर रही है, उसके बाद सारा छापा है, उसके बाद कोई कंसेप्ट नहीं, सारे का सारा रिप्रोडक्शन है। सिर्फ ये पहचानना अहम है, इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन पे पूरा उतर रही है कि नहीं, एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन में पूरा उतर रही है कि नहीं। बड़ा काम हो गया, हाथी निकल गया, दुम रह गई सिर्फ। वो क्या? कंपनीज आर अंडर कॉमन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। कॉमन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल सुने, ये कंपनी ए है, ए लिमिटेड, ये कंपनी बी है, बी लिमिटेड। ए कंपनी के पास बी कंपनी के 25% शेयर्स हैं, एसोसिएटेड है। 55% शेयर हैं। अच्छा, बी के पास आगे सी लिमिटेड के 60% शेयर्स हैं। बी और सी होल्डिंग सब्सिडरी हैं, एसोसिएटेड भी हैं। जरा सुनिए, ए और बी होल्डिंग भी एसोसिएटेड, बी और सी सब्सिडरी भी। अच्छा, होल्डिंग सब्सिडरी की डेफिनेशन पहले पढ़ी हुई है, शुरू में पढ़ी थी, भूल गई है। अच्छा याद है, जल्दी से सुना दे, फिर जल्दी से सुना। नहीं, मैं तो भूल गया हूं डेफिनेशन। कंपनी इज डीम्ड टू बी सब्सिडरी ऑफ अनदर कंपनी इफ, ये लो बता दिया, पहली लाइन ही बता दी।
ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ए और बी एसोसिएटेड है। अब याद रखें वहां पे होल्डिंग सब्सिडी की डेफिनेशन हमने पढ़ा था कि सब्सिडरी और सब्सिडरी भी सब्सिडरी है, तो यहां पे ए और सी भी एसोसिएटेड कंपनी है, ये ध्यान में रखिएगा। ए और बी तो एसोसिएटेड है ही है, ए और सी भी, हालांकि डायरेक्टली ए और सी की कोई शेयर होल्डिंग नहीं है, लेकिन सब्सिडी की सब्सिडी भी सब्सिडी है। क्लियर? कहानी में एक ट्विस्ट अभी भी है। वो क्या? अगर एक ये डी लिमिटेड कंपनी है और डी लिमिटेड के 70% शेयर्स हैं ए लिमिटेड के पास, क्या ये दोनों बी लिमिटेड और डी लिमिटेड एसोसिएटेड कंपनीज हैं? If both are under common management and control, both are under common management and control, कंपनीज अंडर कॉमन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, ये भी एसोसिएटेड बन जाती है। तो बी और डी भी एसोसिएटेड बन गई, चाहे इनका आपस में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। बी और डी भी, बिल्कुल बी और सी भी, बोथ आर अंडर कॉमन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। सी एंड डी भी, वही तो बोल रहा है, बी एंड डी भी, ये भी, और ए और डी तो है ही है, ए और बी तो है ही है। तो बाज़ औक़ात क्वेश्चन को सिंपल रखता है, ए के पास बी कंपनी के 25% शेयर है, फौरन पता चल गया एसोसिएटेड है। बाज़ औक़ात स्ट्रक्चर को कम्प्लेक्स करने की कोशिश करता है, अपनी जजमेंट एक्सपीरियंस के मुताबिक जितने वो कम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व कर सकता है सारी आपके सामने रख दी। पहचान लेंगे एग्जाम में कि इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, एसोसिएटेड कंपनी किसे कहते हैं। अंडर कॉमन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल का मतलब होल्डिंग सब्सिडी की तरफ उसका इशारा होता है। फिर इसके बाद ये रटे वाला पॉइंट है, मुदारबा मैनेज्ड बाय ए कंपनी। मुदारबा क्या होता है भला आपको पता है? इस्लामिक फाइनेंसिंग का तरीका जिसमें इंटरेस्ट बेस्ड एलिमेंट्स नहीं होते, एक बंदा पैसे। अच्छा पता है क्या होता है? अब एक कंपनी बनती है जिसे कहते हैं मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी। ये क्या करती है? ये डिफरेंट सेक्टर्स के या डिफरेंट प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करती है, और हर प्रोजेक्ट में, जैसे फर्स्ट कीजिए मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी बनी, उसने कहा लो भाई ऐसा करते हैं, हम सीमेंट सेक्टर में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। भाई जिसने पैसा लगाना है पैसा लगाए, जिसने अपनी स्किल इन्वेस्ट करनी है वो स्किल इन्वेस्ट कर दे। एक सीमेंट सेक्टर में बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ये जो बिजनेस अलग कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड होता है, मुदारबा कंपनी। ये ऊपर वाली कंपनी कहलाती है मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी, ये नीचे वाली कंपनी कहते हैं मुदारबा। ये सीमेंट वाले। फिर टेक्सटाइल में कहते हैं हाँ भाई टेक्सटाइल में भी हमें कंपनी खोलने जा रहे हैं, बताइए किसने इन्वेस्टमेंट करनी है, किसने अपनी स्किल्स लेके आएगा, मैनेज करना है किसने। ये मुदारबा हो गया टेक्सटाइल का। इसी तरह शुगर कंपनी में भी मुदारबा कंपनी खोल, तो बड़ी कंपनी मुदारबा मैनेजमेंट कहलाती है, और ये जो छोटी कंपनीज है मुदारबास, इसे कहते हैं मुदारबा फ्लोट करना। जब एक किसी सेक्टर में नई कंपनी बनाई जाए तो उसका कहते हैं मुदारबा फ्लोट करना। अब जरा सोच के बताइए, क्या ये मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी और मुदारबा ये आपस में रिलेटेड नहीं है? मुदारबा एक तरह से मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी कंट्रोल कर रही होती है। तो ये जो मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी है ये, और जो मुदारबा है ये भी एसोसिएटेड कंपनीज हैं, ये भी एसोसिएटेड, वो कंट्रोल कर रही है ना, मैनेज कर रही है। नाम में लिखा है मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी, तो अंदर कॉमन मैनेजमेंट हो गई ना। अच्छा फिर इसके बाद अब आखिरी बात, एक्सेप्शंस। कह रहा है कुछ डायरेक्टर्स को हम एसोसिएटेड कंपनी में नहीं गिनते, कुछ शेयर्स को एसोसिएटेड कंपनी में नहीं गिनते। ठीक है, कौन कौन से शेयर्स? शेयर्स ओन्ड बाय नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, गवर्नमेंट का इदारा, या ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसको गवर्नमेंट ओन कर रही हो, इसको हम एसोसिएटेड कंपनी में कंसीडर नहीं करेंगे। या इसी तरह शेयर जो कि सीडीसी के नाम पर रजिस्टर्ड हुए हैं, सीडीसी के नाम पर रजिस्टर्ड हुए हैं। असल में जो नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है ना, ये क्या है? गवर्नमेंट ये डिसाइड करे हमने, हमारे पास सरप्लस फंड पड़े हुए हैं, हमने डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करनी है, लो भाई इन्वेस्टमेंट कराओ। बल्कि पहले सीडीसी का कंसेप्ट सीखे, सीडीसी के बाद एनआईटी आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि वही प्रैक्टिस जब गवर्नमेंट कर रही होगी तो सेम कंसेप्ट है। सीडीसी क्या है? सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी। आपको पता है हम जब किसी कंपनी के शेयर्स हासिल करते हैं, खरीदते हैं, फिर उनको अपने नाम पे ट्रांसफर करवाने के लिए अच्छे खासा प्रोसेस है, जिसमें हम शेयर होल्डर के तौर पे शेयर रजिस्ट्रार के पास जाते हैं, जो कंपनी का शेयर रजिस्ट्रार होता है। जब इसके पास जाते हैं तो कहता है भाई बुक्स क्लोज हो चुकी है, अगले हफ्ते आइएगा। अगले हफ्ते फिर जाते हैं, एप्लीकेशन देता है, एप्लीकेशन फिल करते हैं, कहता है नहीं सिर्फ आपकी एप्लीकेशन नहीं चाहिए कि ये शेयर्स मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दो, इस वक्त जिसके नाम पे शेयर्स हैं उसकी तरफ से अप्रूवल भी तो चाहिए। दोनों पार्टियां हैं। एक बार हमने कहा अच्छा, अगले हफ्ते गए, दोनों पार्टीज लेके आए,
उसने फिर दोनों पार्टी से पूछा, हाँ भाई 1 लाख शेयर आपके नाम पे, ये इस बंदे को ट्रांसफर करने हैं आपने, कितने करने हैं? 50,000। तो इसका मतलब है आपके पास एक शेयर सर्टिफिकेट भी होगा, याद है आपको? साथ नहीं ना लेके आए, जाए लेके आए साथ अगले हफ्ते। शेयर सर्टिफिकेट क्यों मंगवा रहा हूं मैं? शेयर रजिस्टर, क्योंकि इसके पास 1 लाख का शेयर सर्टिफिकेट लेके उसके फाड़ के फेंक देना है, और फिर उसकी जगह पे 2 शेयर सर्टिफिकेट 50,000 के, एक पे इन भाई का ही नाम लिखा होगा, एक पे इनका नाम आ जाएगा, और फिर कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में इसको इंक्लूड करना है। इसमें आराम से महीना 1.5 महीना लग जाता है। अच्छा, अगर तो आपको एक गलत प्रैक्टिस बताता हूं जो वैसे चल रही है, या आपके कभी जिंदगी में काम आएगी। यहां पे इस एग्जांपल को यहां पे थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए। बाज़ औक़ात आप जब प्रॉपर्टी की डीलिंग करते हैं ना, तो आपको इतना पता होगा कि प्रॉपर्टी के ऊपर, ट्रांसफर के ऊपर टैक्सेस लगते हैं। टैक्सेस की अमाउंट अच्छी खासी हालांकि अगर प्रॉपर्टी की टोटल वैल्यू के हिसाब से देखें ज्यादा नहीं बनती। जैसे अगर करोड़ों की प्रॉपर्टी है, उस पर लाखों का टैक्स दे दे खरीदते हुए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन कुछ लोग गलत क्या करते हैं, जो ज्यादा लीगल मामला को नहीं जानते, वो कहते हैं अच्छा ऐसा करते हैं, हम आपसे प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, एक अलहदा से एग्रीमेंट भी साइन होता है, स्टाम्प पेपर के ऊपर बकायदा, स्टाम्प पेपर के ऊपर बकायदा एग्रीमेंट भी साइन होता है, एग्रीमेंट के आपने ये प्रॉपर्टी मुझे बेच दी, लेकिन लैंड को ट्रांसफर नहीं करवाया जाता उस पार्ट। किस लिए? ताकि पैसे टैक्स बच सके, टैक्स बच सके। और फिर उस बंदे का पर्पस भी होता है खरीदने वाला कि मैं 2-4 महीने बाद या 1-2 साल के बाद जो है वो ट्रांसफर कर दूंगा, बेच दूंगा। मसला कब होता है भला? ये लाखों को बचाते हुए करोड़ों चले जाते हैं। कब होता है? जब इन दोनों पार्टीज में से किसी एक की डेथ हो जाए। जब किसी एक की डेथ हो जाए, तो अगर बेचने वाले की डेथ हुई ना, तो प्रॉपर्टी तो असल में उसी के नाम पे है। तो वो जो इनहेरिटेंस का लॉ है वो क्या कहता है कि भाई उसके नाम, उसके वाली वारसान के नाम पे पार्ट। फिर उस वक्त ये जो एग्रीमेंट अलहदा से करवाया, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। असल कानूनी हैसियत है कि वो उधर रिकॉर्ड में किसके नाम पे। अब जब तक वाली वारसान नहीं मानेंगे ना प्रॉपर्टीज के नाम, और वाली वारसान कहते हैं सर ये तो एग्रीमेंट ही जाली है, अगर ये जेन्युइन होता तो 2 साल गुजर गए, 3 साल ट्रांसफर ना करवाया होता। तो इसलिए याद रखें, ये हालांकि टैक्स बच जाता है, तो लाखों बच जाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात करोड़ों निकल। और इसी तरह अगर इधर की डेथ हो जाए, दूसरी पार्टी मुकर जाती है कि मैंने तो बेचा ही नहीं था। तो बेहतर यह होता है कि फौरन ट्रांसफर करवा लिए जाए। इसी तरीके से जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं ना, तो आपने देखना होता है कि क्या मैं लॉन्ग टर्म अपने पास होल्ड करने के लिए शेयर खरीद रहा हूं, कि मैं एक जैसे स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टर होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर खरीद। इन्वेस्टर का पर्पस क्या होता है? आज शेयर खरीदे, 4 दिन बाद प्राइस बढ़ी, बेच दिया कुछ। तो अगर आपने कुछ दिनों के लिए शेयर्स खरीदते हैं ना, तो अगर तो ज्यादा अरसे के लिए खरीदना है, तो बेहतर तरीका यही है महीना 1.5 महीना लगाएं और अपने नाम पे ट्रांसफर करवा लें कंपनी के खातों में। नहीं तो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक शॉर्टकट निकाला है, जिसे कहते हैं सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी। उसमें क्या होता है, इसमें शेयर ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन पार्टीज के नाम पे नहीं, बल्कि पार्टीज के एक ट्रस्टी के तौर पे सीडीसी के नाम पे। सीडीसी एक गवर्नमेंट का इदारा है। स्टॉक एक्सचेंज में समझ, अब थोड़ा सा मैं आपको फैब्रिकेट करके बता रहा हूं कि कंसेप्ट भी समझ आ जाए, ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी ना हो। सीडीसी स्टॉक एक्सचेंज में बैठता है, वो कहता है जी मेरे पास आके कंपनीज अपने शेयर रजिस्टर करवा सकते हैं। जिस कंपनी के शेयर रजिस्टर होंगे ना सीडीसी के पास, अब फर्ज कीजिए कि मैंने ये एक कंपनी चला रहे हैं, मैं भी शेयर होल्डर हूं, ये भी शेयर होल्डर है। अब मैंने इनसे शेयर्स खरीदे, अब मैं ये चाह रहा हूं कि अगले चंद दिन के अंदर इनको बेच देना है, तो मैं अपने नाम पे ट्रांसफर नहीं करवाऊंगा, पेमेंट कर। मैं इनसे कहूंगा कि आपने सीडीसी पे शेयर रजिस्टर करवाया ना, ये सीडीसी वाले को कहें कि सीडीसी इज इक्वल टू बैंक, सीडीसी इज इक्वल टू बैंक, लेकिन बैंक ऑफ कैश नहीं, बैंक ऑफ शेयर्स। हम उसे, सीडीसी वाले के पास सारे शेयर होल्डर्स के अकाउंट होते हैं। जब एक बंदा शेयर्स खरीदता है ना, तो वो कंपनी को कहता है, मेन कंपनी को, कि आप सीडीसी के नाम पे शेयर इशू कर दें। किसके नाम पे? कंपनी की बुक्स में शेयर होल्डर कौन है? लेकिन सीडीसी ने को जब शेयर आते हैं तो उसे पता है, सीडीसी को पता है मैं बेनिफिशियल होल्डर नहीं हूं, मैंने अमानत के तौर पे शेयर्स रखे हुए हैं। वो अपने पास सारे शेयर होल्डर का रिकॉर्ड रखता है। हाँ भी एबीसी कंपनी के 1 लाख शेयर्स आए मेरे पास, ये किसके नाम पे आए? मिस्टर ए के नाम पे। मिस्टर ए के अकाउंट में लिख दिया कि मेरे पास जो 1 लाख शेयर्स पड़ा हुआ ना ए लिमिटेड कंपनी का, वो मिस्टर ए का है। अब अगली दफा जब मैंने ये शेयर्स को बेचने हैं, मैं कंपनी के पास नहीं जाऊंगा, सीडीसी को फोन लगाऊंगा। 1 दिन के अंदर अंदर सीडी, वो जो महीनों का काम है, सीडीसी को फोन लगा के कहूंगा मैंने शेयर बेच दिए, मेरे शेयर निकाल के बी के अकाउंट में डाल दो। अब बी का अकाउंट भी सीडीसी के पास होगा। सीडीसी क्या करेगा, डे एंड के ऊपर मेरे अकाउंट से जितने मैंने शेयर्स कहे निकाल के बी के अकाउंट में डाल देगा। फिजिकली शेयर ट्रांसफर की जरूरत नहीं है, कंपनी के पास जाके रजिस्टर में एंट्री करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह प्रैक्टिस सूटेबल है उन लोगों के लिए जिन्होंने ट्रेडिंग पर्पस के लिए शेयर्स खरीदने होते हैं।
शॉर्ट टर्म के लिए, उनके लिए सूटेबल है। इसमें उन्हें प्रोटेक्शन भी मिल जाती है, क्योंकि सीडीसी के अलावा कोई और बंदा हो ना तो उसका कुछ पता नहीं है, शेयर बेच के निकल जाए। सीडीसी के अलावा कोई और बंदा हो, अगर इस तरह की प्रैक्टिस है, सीडीसी गवर्नमेंट का इदारा है, बैक्ड बाय गवर्नमेंट है, इसलिए ये नहीं भागता। अब मुझे खुद बताइए, अगर सीडीसी के पास किसी दूसरी कंपनी के 70% शेयर्स हैं, उसके नाम पे हैं, क्या सीडीसी और वो दूसरी कंपनी एसोसिएटेड कंपनी बन गई? क्यों नहीं बन गई भला? क्योंकि सीडीसी उसका बेनिफिशियल शेयर होल्डर नहीं है, वो दूसरों के अमानत के तौर पे अपने पास शेयर्स रख रहा है। इसीलिए उसने कहा कि शेयर्स रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ सीडीसी ये एसोसिएटेड कंपनी का स्टेटस डिटरमिन करने के लिए कंसीडर नहीं किए जाएंगे, क्योंकि सीडीसी उनका बेनिफिशियल ओनर नहीं है। इसी तरह गवर्नमेंट का एक इदारा है एनआईटी, नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इसका भी काम यही है कि शॉर्ट टर्म पर्पसेस के लिए देखता है गवर्नमेंट का सरप्लस फंड है तो जहां पे अच्छे लगे वहां पे शेयर्स बाय कर लिए, हेल्ड कर लिए। तो नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या इसी तरह गवर्नमेंट का अगर कोई और इदारा है, वो अगर किसी कंपनी के शेयर्स रखता है तो उसका पर्पस ट्रेडिंग होता है। अब क्विकली जैसे शेयर प्राइस बड़ी बेच दी है, वो भी एसोसिएटेड कंपनी के लिए कंसीडर नहीं होगा। तो हमारी टोटल एक्सेप्शंस हो गई 4 एसोसिएट, 3 पॉइंट्स हैं, 4 एक्सेप्शन है। लंबी चौड़ी डेफिनेशन है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी ही अहम भी है। जरा फिर से करते हैं स्टार्ट कंसेप्ट। हमारी कहानी शुरू कहां से हुई थी? इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी समझने के लिए जरूरी है पहले हमें पता चले इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, फिर पता चले एसोसिएटेड कंपनी किसे कहते हैं। इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? 4 चीजें, और एक बात का ध्यान रखना है। 4 चीजें कौन सी? इक्विटी, लोन, गारंटी और एडवांस। और एडवांस नॉर्मल ट्रेड क्रेडिट है तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, अगर नॉर्मल ट्रेड क्रेडिट नहीं है तो इन्वेस्टमेंट है। वे ठीक है ना? अगर नॉर्मल ट्रेड क्रेडिट है तो इन्वेस्टमेंट है, अगर नॉर्मल ट्रेड क्रेडिट नहीं है तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है ना? अच्छा ये ठीक नहीं है। हाँ, नॉर्मल ट्रेड क्रेडिट है तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, नॉर्मल ट्रेड क्रेडिट नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। ये तो हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट। 4 बार कंफ्यूजन का है कि 5 बार गलत बोला, इसीलिए गलत बोला कंसेप्ट पक्का करने के लिए। इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन में 4 चीजें कौन कौन सी? इक्विटी, लोन, एडवांस, गारंटी। एडवांस में क्या है कंसेप्ट? नॉर्मल ट्रेड क्रेडिट है तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, शाबाश। और अगर नॉर्मल ट्रेड क्रेडिट नहीं है तो है, यही तो है कंसेप्ट। फिर इसके बाद एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन 3 पॉइंट 4 एक्सेप्शन। 3 पॉइंट 4 एक्सेप्शन। 3 पॉइंट कौन से हैं? इफ ए पर्सन हु होल्ड 20% और मोर शेयर्स इन वन कंपनी or is a director in a company is also a director or 20% or more shareholder in another company, both are associated company। हाँ, इसमें ये ध्यान में रख लें कि वो जो है शेयर स्पाउस या माइनर चाइल्ड के पास हो तो समझो उसी के पास है, और अगर ऑर्डिनरी शेयर को कंसीडर करना है, प्रेफरेंस नॉन वोटिंग शेयर को नहीं कंसीडर करना। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट, इफ बोथ कंपनीज आर अंडर कॉमन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल और वन इज द सब्सिडरी ऑफ अदर, तो भी एसोसिएटेड है। बोथ आर अंडर कॉमन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल और वन इज द सब्सिडरी ऑफ अदर, तो भी। और तीसरा पॉइंट, मुदारबा मैनेज बाय मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी, वो भी एसोसिएटेड कंपनीज है। और उसमें हिडन कंसेप्ट क्या है कि एक कंपनी के पास दूसरी कंपनी के 20% है। ये तो परसेंट की बात हो रही थी ना, 20% या उससे ज्यादा शेयर्स हैं वो भी एसोसिएटेड है। केस स्टडी में ये टेस्ट कर सकता है, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है? 4, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, शेयर बाय सीडीसी, शेयर बाय एनआईटी, खत्म। बाकी रटा लगा लेंगे आप, मेन पॉइंट याद रखना। शेयर क्या? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, शेयर बाय सीडीसी, शेयर बाय एनआईटी, ये एक्सेप्शंस हैं। क्लियर? और केस स्टडी में आपने सबसे पहली चीज क्या पहचाननी है जब कहेगा एसोसिएटेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट है कि नहीं, एसोसिएटेड कंपनी है कि नहीं। अगर दोनों चीजें हैं तो फिर आगे फिर छापा है, फिर सारा छापा है कंडीशंस को एग्री। क्या कहता है वो से सुनिए इंशाल्लाह। अभी क्या ब्रो, अच्छा चले, मुझे याद आ गया, कल आपने मेरी बात मानी थी। नहीं एक मिनट हरे, नहीं एक मिनट हरे, कम से कम 45 मिनट का लेक्चर तो होना चाहिए ना। ये कितने मिनट का हो गया? चले ठीक है 45 मिनट। लेकिन फिर होम असाइनमेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 है सिर्फ। क्वेश्चन 1 2 3 लिख के शाबाश रिटन फॉर्म में, ठीक है।
अच्छा, आप वॉल्यूम 2 की साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं ना? वॉल्यूम क्या इसका भी डेली का डेली आपको होम असाइनमेंट? नहीं तो आप खुद से नहीं कर रहे, आपको खुद से करना चाहिए। नहीं, अगर मैं असाइनमेंट दूंगा तो फिर मैं असाइनमेंट चेक भी करूंगा, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। पहले देखना वॉल्यूम 2 उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन किस कंसेप्ट से रिलेट करता है, कौन सा, वही बात है। अच्छा चलिए ठीक है, ठीक है। हाँ नहीं, अभी तो मैंने निशान नहीं, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।